नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का दौरा टला। चुनावी व्यस्तता के चलते कार्यक्रम बदला, इसी माह आने की उम्मीद। देहरादून गोलीकांड पर सीएम धामी सख्त, चौकी इंचार्ज और उप आबकारी निरीक्षक निलंबित। अपराधियों के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन प्रहार। देहरादून में फर्जी ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक प्रबंधक समेत 14 को कारावास, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड से 1,366 यात्री जाएंगे हज। युद्ध के बीच यात्रियों की बड़ी चिंता, इसी महीने से शुरू हो सकती है हज यात्रा। ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी गाटर पुल से गंगा में पर्यटक ने लगाई छलांग। सुरक्षा व्यवस्थाओं की खुली पोल, पुल के पास ही पुलिस चौकी मौजूद। लक्सर के कंकरखाता गांव के पास आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट। महिला से सोने की चेन और आभूषण भी लूटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए सुबह 10:30 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हुआ। जिला चुनाव में इस बार कुल 290 अधिवक्ता अपने दोपहर 3 बजे तक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के तुरंत ही बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। नैनीताल अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि उपाध्यक्ष और सचिव पदों पर दो प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। वहीं संयुक्त सचिव सहित कार्यकारिणी के 4 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन पहले ही तय हो चुका है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है हमारे यहाँ मतदान जो पोलिंग स्टार्ट हो गई थी 10:30 बजे से और 3 बजे तक पोलिंग है। 3:30 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो इलेक्शन का परिणाम है वो भी सेम डे घोषित हो जाएगा। लगभग 300 के आसपास मतदाता हैं हमारे अधिवक्ता। पदों के लिए मतदान हो रहा है, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए और सेक्रेटरी के लिए। अध्यक्ष में 3 उम्मीदवार मैदान में है, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी में 2 उम्मीदवार मैदान में है। निर्विरोध हो गए हैं। जो हमारे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो एक ही हो गया था, वो अनअपोज्ड हुए हैं। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें हमारी 5 पोस्टें हैं, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट हुए थे वो केवल 4 ही कैंडिडेट आए थे। कुमाऊं के साथ ही यूपी की लाइफलाइन जमरानी बांध परियोजना की 2 टनल में से पहली 600 मीटर लंबी डायवर्जन टनल का काम पूरा हो गया है, जबकि दूसरी 644 मीटर के टनल में केवल 90 मीटर की खुदाई बची है। 5 चरण में पूरे होने वाली जमरानी बांध को जून 2029 तक पूरा होना है। जमरानी बांध के महाप्रबंधक बांध महेश खरे ने बताया कि अब तक बांध का 22% काम हो चुका है। 3800 करोड़ की लागत से इस परियोजना को उसके तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जमरानी बांध के बनने से कुमाऊं के तराई वाले क्षेत्र के साथ ही यूपी को भी पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होगी, जिससे इन क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत पूरी तरीके से दूर होगी। जी, हमारे जमरानी बांध के पानी को डाइवर्ट करने के लिए 2 डाइवर्जन टनल बनाई जा रही हैं, जिसमें से जो पहली टनल है जिसकी लंबाई 600 मीटर है, कल उसको थ्रू कर लिया गया है। पूरी टनल की खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है और यह एक उपलब्धि है। और इसके बाद इसमें कंक्रीट की लाइनिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी टनल है उसमें भी 644 मीटर की लंबाई में से मात्र 90 मीटर का हिस्सा शेष रह गया है खुदाई के लिए, लेकिन उसमें भी कंक्रीट लाइनिंग का कार्य आधे से ही प्रारंभ कर दिया गया है और एक सिरे से उसमें खुदाई का काम चालू है। काशीपुर को नरक बनाने में यहां की जनता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नगर निगम की गाड़ियां आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही हैं, लेकिन धिक्कार है ऐसी नागरिक सोच पर जो चंद कदम चलकर कचरा गाड़ी तक पहुंचने के बजाय सड़कों को गंदा करना अपनी शान समझते हैं। शहर के हर वार्ड और हर नुक्कड़ पर लगे गंदगी के पहाड़ नगर निगम की नाकामी से ज्यादा लोगों की मानसिक दिवालियापन की गवाही दे रहे हैं। कूड़े के इन ढेरों से उड़ती गंध, पनपते कीड़े मकोड़े और फैलती बीमारियां किसी और की नहीं बल्कि खुद लोगों की ही फैलाई हुई हैं। हद तो तब हो जाती है जब इस कचरे के ढेर पर आवारा पशुओं का कब्जा होता है। खाने की तलाश में जानवर न केवल गंदगी को पूरी सड़क पर फैला देते हैं बल्कि राहगीरों पर काल बनकर टूट रहे हैं। देखिए, नगर निगम लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। इसमें आईसी एक्टिविटी के थ्रू
हमारे द्वारा कई बार नुक्कड़ नाटक किए गए हैं और स्कूलों को भी अप्रोच किया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई कूड़ा रास्ते में ना फेंके, रोड के किनारे ना फेंके। हमारी गाड़ी डोर टू डोर आती है और वहाँ पर डस्टबिन भी हैं, 6 तरह के हमने डस्टबिन लगा रखे हैं गाड़ी में भी। तो जो लोग जो रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, सिविक सेंस डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब जागरूकता बढ़ेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। और मैं कहते हैं इसके लिए लगातार प्रयास होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जन जागरूकता और सिविक सेंस डेवलप करने में सोसाइटी में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी तो निसंदेह लोग इससे जागरूक भी हो जाएंगे। तो और सड़क में कूड़ा, रास्ते में कूड़ा डालने की बजाय जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कूड़ा डालेंगे और काशीपुर को स्वच्छ रखेंगे। ऐसी कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जो बल्क कूड़ा जनरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा अगर हमारे संज्ञान में आता है तो निसंदेह हम इसमें सख्त कार्रवाई। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के देहरादून लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। धन्यवाद संतोष गुरु जी। साथियों, आज के इस उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो आज का प्रोग्राम रखा था, उसके आज के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके नहीं भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान वाल्मीकि जी की। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे लगातार 8 बार इन्होंने विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व किया और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य संयोजक उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा श्री सुरेंद्र तेश्वर जी, सह संयोजक और मेरे बहुत पुराने साथी, बाल्यकाल से हम संतोष जी को देखते आए, बड़े बहुत चूंकि बहुत उत्साही थे शुरू से, श्री संतोष गौरव जी, मुकुल जोशी जी, नरेश वैद्य जी, सुनील खेरवाल जी, प्रवीण तेश्वर जी, विनोद कुमार जी, अशोक तेश्वर जी, धीरज भारती जी और बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हमारे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के और सभी संगठनों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे सदस्यगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मेरे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का निकाय के सभी कर्मठ एवं समर्पित हमारे कर्मचारी साथियों का मुख्य सेवक सदन में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और
जिस स्नेह से आप लोगों ने यहाँ पर मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है। और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी साथियों के हित में निर्णय ले पाने में सक्षम हुए हैं, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने कुछ बताई है, कुछ आगे होनी है। साथियों, किसी भी राज्य की जो विकास है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे शहरों को स्वच्छ करते हैं, बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से संतुलित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कभी कभी आप लोग जब थोड़ा बेमन से हो जाते हो तो उस समय में पता लग जाता है, मैं सही कह रहा हूं ना। तो वास्तव में आप सभी हमारे राज्य की इस विकास यात्रा के, अगर मैं सबसे मजबूत स्तंभ आप सबको कहूं, आपको कहूं कि मैं हमारे राज्य के नींव के पत्थर हैं, जिसमें पूरा राज्य चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों के बिना, आप लोग बिना किसी अपेक्षा के प्रत्येक परिस्थिति में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको करते हैं। और मुझे याद है, जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, कोई आ भी जाता था तो लोग उसको दूर करते थे। याद आ गया ना कौन सा समय था? कोरोना काल में। ऐसे समय में भी आप सभी ने हमारे लिए, लोगों के लिए ढाल बनकर काम किया और मैदान में उतरकर सबकी रक्षा का काम आपने संभाला। उस समय आप लोगों ने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि मानवता की जो सेवा होती है उसका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जान बचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सभी के उस समय के साहस के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के लिए आप सबका हृदय से मैं नमन करता हूं। साथियों, हमारा राज्य देवभूमि है। इसको पूरे देश में, दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आस्था श्रद्धा का स्थान है, संस्कृति का स्थान है, और यहां पर एक अद्भुत संगम है प्रकृति का भी। और यहां की पवित्र धरती पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहां दर्शन के लिए आते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में आते हैं। अब इस बार कुंभ मेला होने वाला है, कुंभ मेले में आएंगे, अनेक पर्यटन स्थलों में आएंगे। हमारे यहाँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, जानते हैं ना पूर्णागिरी का मेला? हर साल धूमधाम से चलता है, 30-35 लाख लोग उसमें भी आते हैं हर साल। और मैं तो बचपन से देखता आया उस मेले को। लोग पूरनपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, शाहजहांपुर से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं, सीतापुर से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, रायबरेली। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर में आ रहा है, कोई ट्रक में चढ़ के आ रहा है, कोई ट्रेनों की छत पर आ रहा है। वो मेले को देखते देखते बड़ा हुआ मैं तो।
अब मेरा क्या है कि मैं शारदा जी के साथ, शारदा जी के सानिध्य में, माँ शारदा के सानिध्य में, मेरे घर के बगल में शारदा जी निकलती है ना, सामने से निकल रही होती है, तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं, इसलिए ये मेला भी लगातार देखता रहा मैं। तो इन सभी में जो लोग आते हैं, करोड़ों लोग हमारे अन्य शहरों में आते हैं, देहरादून में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, तो ऐसे में हमारे नगर निकायों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक हो जाती है। और हमारी सरकार भली भांति समझती है कि जब तक हमारे निकाय कर्मचारी वो ठीक प्रकार से मजबूत नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे एक विकसित और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में हमारी न्यूनता रह जाएगी। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए, उनको बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री रेखा आर्य ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर एलपीजी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू और व्यावसायिक गैस आपूर्ति, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और सीएनजी और पीएनजी सेवाओं के साथ साथ कालाबाजारी पर नियंत्रण और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरीके से संतोषजनक है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर जिले में हुड़दंगियों और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए दून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह रही कि एसएसपी देहरादून स्वयं टीम के साथ मैदान में उतरे और नगर क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व किया। एसएसपी ने मौके पर मौजूद रहकर पुलिस टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चेकिंग प्रक्रिया का जायजा लिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग पुलिस टीमें लगाकर लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के ठिकानों पर औचक छापेमारी भी की जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। निर्धारित समय के बाद खुले पाए गए बार और रेस्टोरेंट्स पर भी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर चालान किया गया, चेतावनी भी दी गई। यह अभियान देर रात तक जारी रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। खबर है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 9 अप्रैल को खटीमा में प्रस्तावित सीएसडी कैंटीन लोकार्पण एवं शौर्य सैनिक सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की है। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि यह समारोह पूर्व सैनिक स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की स्मृति में आयोजित किया गया है और कार्यक्रम के दौरान गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों के योगदान को सम्मान देना, समाज में उनके प्रति गौरव की भावना को मजबूत करना बताया गया। समारोह में लगभग 5000 से अधिक पूर्व सैनिक, शहीदों के आश्रित और उनके परिजन शामिल होंगे। इसके मद्देनजर प्रशासन को सभी आवश्यक वस्तुएं, व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कुमाऊं आयुक्त, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल और गरिमामय बनाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने
गैस वितरण व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ताओं को समय पर और सुचारू रूप से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऋतुभूषण खंडूरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पहले की तरह डोर टू डोर गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को हर हाल में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की कमी या जमाखोरी की स्थिति पैदा न हो। बैठक में आम जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। मेरे द्वारा एसडीएम, हमारे एएसपी, एसएचओ, खाद्य पूर्ति विभाग के अफसरान और गैस एजेंसी के मालिकों के साथ बैठक की गई। सभी की बात को सुनते हुए मैंने अफसरों को ये आदेशित किया है और गैस एजेंसी के मालिकों को भी ये बोला गया है कि जो हमारा सिस्टम गैस को पहुंचाने का था, जो कि घर है, डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करते हैं, उसी को हम करें। किसी भी प्रकार से कोई भी गैस एजेंसी की गाड़ी सड़क पे खड़ा होकर गैस ना बांटे। आप सभी बहनों से भी और भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप बाहर आकर परेशान ना हो, लाइनों में धूप में मत खड़े हों। आपने भी सुना होगा और हम सबको प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था के बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अप्रैल से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। ये कदम बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अधिकार देने, उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मदरसों के लिए बनाए गए पोर्टल पर पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सभी मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द काम करें और अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। मदरसे तय समय से पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद पोर्टल का समय बढ़ाया गया है और जितने भी नए औकाफ हैं, नई मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सब लोगों को कहा गया है कि सब अपने अपने आप को दर्ज करें, क्योंकि जो दर्ज नहीं करेगा बाद में उनके सामने दिक्कत आएगी। और सरकार ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, अब प्रदेश के अंदर मॉडर्न मदरसा अपना वजूद लेते हुए दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाते थे और केवल मदरसा शिक्षा तक सीमित हो जाते थे, उन तमाम बच्चों को अब शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अब वो भी हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। वो भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ कर पाएंगे। केवल और केवल धर्म के नाम पर उनका शोषण नहीं होगा। खबर है देहरादून से, चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। GMVN के MD प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च स्तर की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में गढ़वाल कमिश्नर, पर्यटन सचिव और सभी जिलों के जिलाधिकारी शामिल होकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक जैन ने कहा कि GMVN ने आवास, ट्रैकिंग रूट्स और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 1 से 2 महीनों से सभी गेस्ट हाउस का अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस किया गया। इसके साथ ही फाइनल स्टॉक चेक और कर्मचारियों की उपलब्धता की जांच की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। एमडी ने भरोसा जताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान GMVN के माध्यम से श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कमिश्नर गढ़वाल महोदय और सेक्रेटरी टूरिज्म महोदय ऑन अ रेगुलर बेसिस हम सभी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के DMs और GMVN की पूरी टीम, जहाँ तक कि अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, ट्रैकिंग रूट की बात करें या GMVN से रिलेटेड बाकी सर्विसेज की बात करें, तो उस पर हम लोगों की बहुत विशेष नज़र है। हमने पिछले 1 से 2 महीने में सभी सर्विसेज का, मतलब सभी गेस्ट हाउसेज का अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस भी किया है, जो कि अभी क्लोजिंग स्टेज पे ही है। एक बार फाइनल स्टॉक चेक भी ले रहे हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या का भी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी चारधाम यात्रा के दौरान बहुत उच्चतम दर्जे की सर्विस हम GMVN के माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News,
खबरों का